हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गुप्ता एम्पायर के बारे में, यानी कि गुप्त वंश के बारे में। ठीक है, पिछली हमने जो भी वीडियो अपलोड किए हैं उनमें हमने प्राचीन भारत के बारे में जो भी हमने टॉपिक कवर किया है, ठीक है, वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हमने उन्हीं चीज़ों के बारे में बात की है जो कि फैक्ट में आपके एग्जाम में आने वाले हैं। ठीक है, तो अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो जाकर के अभी देख लो। ठीक है, ताकि आप सीरीज बाय सीरीज चीज़ों को सीख सकें। ठीक है, बट हम आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं गुप्ता एम्पायर के बारे में। ठीक है, तो गुप्ता एम्पायर के बारे में हम बात भी करेंगे एंड जो भी एसएससी में क्वेश्चन आए हैं पिछले प्रीवियस ईयर्स में हम उनको भी कवर करेंगे। ठीक है, ताकि हमारी थ्योरी के साथ साथ में क्या कॉन्सेप्ट भी क्लियर होते चले। ठीक है, यानी कि प्रश्न भी हमको याद होते हुए चले। ठीक है, और अगर हम थ्योरी पढ़ करके प्रश्न को करेंगे तो हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। ठीक है, तो पहला पॉइंट है गुप्ता एम्पायर का कि प्राचीन भारत में गुप्त शासक कुमार गुप्त ने 450 से लेकर के 470 ईसा पूर्व नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। तो सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो कुमार गुप्त ने। कब की? 450 से 470 ईसा पूर्व। ठीक है, तो इसके बीच का टाइम मान सकते हो। देन हम बात करते हैं कि प्राचीन भारत में यह शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। कौन? नालंदा विश्वविद्यालय, जहाँ हिंदू व बौद्ध अनुयायी शिक्षा ग्रहण करते थे। और ये नालंदा विश्वविद्यालय यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों में से शामिल है। ठीक है, अब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं जो कि एसएससी में आया है। क्वेश्चन है, ठीक है, एसएससी जीडी 6 फरवरी 2023 का। ठीक है, कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना शताब्दी में की गई थी। शताब्दी में की गई थी। तो वैसे यहाँ पर क्वेश्चन था कि स्थापना किसने करवाई थी। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा कुमार गुप्त ने। ठीक है, कुमार गुप्त ने करवाई। शताब्दी अगर पूछे तो अभी हमने पढ़ा, क्या पढ़ा कि 450 से लेकर के 470 ईसा पूर्व, तो आप शताब्दी भी बता सकते हैं। तो हमारे यहाँ से 2-3 क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं पॉइंट। तो नेक्स्ट पॉइंट है कि इलाहाबाद प्रशस्ति, इसे प्रयाग प्रशस्ति के नाम से भी जाना जाता है, समुद्रगुप्त का एक स्तंभ है जो इलाहाबाद में है तथा यह संस्कृत में लिखा गया है। ठीक है, और इसकी रचना हरिसेन ने की थी। ठीक है, और गुप्त काल के राजनीतिक इतिहास के बारे में यह जानकारी देता है। यह महत्वपूर्ण अभिलेख स्रोतों में से एक है। ठीक है, अब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि गुप्त साम्राज्य के प्रसिद्ध स्रोत प्रयाग प्रशस्ति को किसके रूप में जाना जाता है? तो अभी हमने देखा कि प्रयाग प्रशस्ति को किसके रूप में जाना जाता है। प्रयाग प्रशस्ति के नाम से जाना जाता है किसको? इलाहाबाद प्रशस्ति को। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है कि चंद्रगुप्त प्रथम 319 से 350 ईस्वी गुप्त वंश का प्रथम महान शासक था। कौन? चंद्रगुप्त प्रथम, गुप्त वंश का प्रथम महान शासक। वह गुप्त साम्राज्य का प्रथम स्वतंत्र शासक था जिसने महाअधिराज की उपाधि धारण की थी। उसने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह करके अपनी स्थिति को सुदृढ़ किया। अब देखो ये जो यहाँ पे पॉइंट दिए गए हैं कि उसने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया। तो ये क्वेश्चन आ भी चुका है एसएससी में कि जो चंद्रगुप्त प्रथम है, ठीक है, उसने किससे विवाह किया था? तो लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया। इस विवाह की स्मृति में चंद्रगुप्त प्रथम ने कुमार देवी और अपनी इमेज के क्या सिक्के चलाए। ठीक है, जिन पर एक ओर चंद्रगुप्त तथा कुमार देवी का चित्र था और दूसरी ओर दुर्गा माता का चित्र था। ठीक है, और यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट है कि चंद्रगुप्त प्रथम ने 319 में गुप्त संमत की स्थापना की। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि चंद्रगुप्त प्रथम ने 319 में गुप्त संमत की स्थापना की थी। अब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि गुप्त काल को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो गुप्त काल का प्रारंभ मतलब करने का श्रेय किसको है? चंद्रगुप्त प्रथम को। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आ चुका है किसमें? एसएससी सिलेक्शन पोस्ट, ठीक है, 11 में 2023 के एग्जाम में एंड स्टेनोग्राफर के 2021 के पेपर में। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है कि वाकाटक वंश की स्थापना 255 ईस्वी में विंध्य शक्ति ने की थी। ठीक है, तो वाकाटक वंश की स्थापना, और बहुत अटपटा है और बहुत लोगों ने इसको छोड़ा होगा अगर पहली बार पढ़ रहे होंगे। ठीक है, बट अब अगर आएगा तो आप उसको ट्रैकर कर पाएंगे। ठीक है, अब इस वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक राजा प्रवरसेन प्रथम था। और अपने शासन काल में उसने सम्राट की उपाधि धारण की। ठीक है, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य ने अधिराज की, तो इसने किसने? विंध्य शक्ति ने इस वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था प्रवरसेन प्रथम, और इसने इसकी सम्राट की उपाधि धारण की तथा 4 अश्वमेध यज्ञों का आयोजन किया। किसने? प्रवरसेन प्रथम ने। ज्ञात है कि वाकाटक राजा रुद्रसेन द्वितीय का विवाह गुप्त वंश के शासक समुद्रगुप्त की पौत्री तथा चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री प्रभावती गुप्त से हुआ था। इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि जो प्रवरसेन प्रथम है, ठीक है, उसने स्थापना किसकी की? वाकाटक वंश की स्थापना की। ठीक है, और अश्वमेध जो कि 4 अश्वमेध यज्ञों का आयोजन किया किसने? प्रवरसेन ने। 3 क्वेश्चन हो गए। प्रवरसेन ने किससे विवाह किया? तो शासक समुद्रगुप्त की पौत्री और चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री प्रभावती गुप्त से। क्वेश्चन है कि वाकाटक साम्राज्य की महारानी प्रभावती गुप्त कुबेर नाग और की बेटी थी। तो अभी हमने देखा किसकी बेटी थी? कुबेर नाग
और किसकी? चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी। कौन? प्रभावती। तो चंद्रगुप्त द्वितीय इसका सही हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट है कि ताम्रलिप्त प्राचीन भारत का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह शहर था। कौन? ताम्रलिप्त। पश्चिम बंगाल के मिदनापुर जिले में स्थित तामलुक नामक स्थान ही प्राचीन समय में ताम्रलिप्त के नाम से प्रसिद्ध था। गुप्त काल में जावा, सुमात्रा आदि दक्षिणी पूर्वी देशों तथा सिंघल के लिए व्यापारिक जहाज यहाँ से आते जाते थे। यहाँ एक प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र था। फाहियान, ह्यूएनसांग, ठीक है, इत्सिंग आदि ने यहाँ रहकर के अध्ययन किया था। अब हम इससे क्वेश्चन जो बना है उसको देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये ध्यान रखिएगा कि ताम्रलिप्त प्राचीन भारत का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह शहर था। ठीक है, ये कहाँ पर? पश्चिम बंगाल में। ठीक है, और यहाँ पर एक प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र था और उस पर फाहियान, ह्यूएनसांग आदि ने रहकर के अध्ययन किया। ठीक है, तो ताम्रलिप्त। क्वेश्चन है कि प्राचीन भारत का यानी डैश प्राचीन भारत का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह था। तो इसमें भरना है यहाँ पे डैश पे। तो अभी हमने पढ़ा कि प्राचीन भारत का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह कौन था? ताम्रलिप्त। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, ताम्रलिप्त। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। तो गुप्त काल में प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत साम्राज्यों का विभाजन भुक्तियों में हुआ था। ठीक है, जिसे प्रांत यानी प्रोविंस कहा जाता था। भुक्ति में उपरिक या उपरिक महाराज नामक अधिकारी की नियुक्ति की जाती थी तथा तथा भुक्तियों प्रांतों का विभाजन अनेक जिलों में किया गया था, जिन्हें विषय कहा जाता था। विषय के सर्वोच्च अधिकारी को विषयपति या कुमार आत्म कहा जाता था तथा इसके कार्यकाल को अभिठान कहा जाता था। विषयपति को सलाह एवं सहायता देने के लिए एक परिषद भी होती थी, जिसके प्रमुख को नगरपति कहा जाता था। पता है कि गुप्त काल में सीमांत प्रदेशों के प्रशासक को गुप्ता कहा जाता था। इस प्रकार से उल्लेखनीय कि गुप्त काल में विकेंद्रीकृत प्रशासनिक व्यवस्था का समायोजन किया गया था। ठीक है, किसमें? गुप्त काल में। इससे ये मतलब जो जो भी पद दिखाए गए हैं या बताए गए हैं, तो उससे ये पता चलता है कि जो उस टाइम पर गुप्त काल में था प्रशासनिक व्यवस्था कैसी थी? बहुत अच्छी थी। ठीक है, तो कई सारे पद मतलब बने हुए थे। ठीक है, तो अब हम इससे क्वेश्चन देखते हैं रिलेटेड। तो गुप्त शासकों के अधीन प्रशासन के संदर्भ में भुक्ति शब्द का अर्थ क्या है? तो भुक्ति शब्द का क्या अर्थ है? एक प्रांत। क्या है? एक प्रांत। अभी हमने देखा कि गुप्त काल में प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत साम्राज्यों का विभाजन भुक्ति में होता है, जिसको प्रांत कहा जाता था। इसका क्या आंसर हो जाएगा? प्रांत। और क्वेश्चन भी पूछा गया, कब पूछा गया? इससे सीजीएल 2022 में। ठीक है, तो गुप्त शासकों के अधीन प्रशासन के संदर्भ में भुक्ति शब्द का अर्थ क्या था? एक प्रांत था। नेक्स्ट देखते हैं। गुप्त कुषाणों के सामंत थे, जो मौर्यों के बाद उत्तर भारत के सबसे बड़े साम्राज्य के रूप में उभरे। कौन? गुप्त कुषाणों के सामंत थे, जो मौर्यों के बाद उत्तर भारत के सबसे बड़े साम्राज्य के रूप में उभरे। गुप्तकालीन प्रशासनिक पद्धति विकेंद्रीकरण की व्यवस्था पर आधारित थी। तो गुप्त काल की प्रशासनिक पद्धति विकेंद्रीकरण की व्यवस्था पर आधारित थी। गुप्त प्रशासन के संदर्भ में विधि का शब्द का अर्थ है प्रशासनिक इकाई। गुप्त साम्राज्य में राजा को उसके प्रशासन में एक समुदाय और समूह द्वारा निर्देशित किया जाता था, जिसमें एक मुख्यमंत्री और एक सेनापति शामिल होते थे। ठीक है, तो ये सबसे पहले ये आपको पता होना चाहिए कि गुप्त साम्राज्य में राजा को उसके प्रशासन में किस नाम से जानती थी? तो समुदाय और समूह द्वारा निर्देशित किया जाता था, जिसमें एक मुख्यमंत्री और एक सेनापति होता था। क्वेश्चन इससे संबंधित है कि गुप्त प्रशासन के संदर्भ में विधि शब्द को किसके रूप में जाना जाता था? राजा का निरीक्षक, नो। प्रशासनिक इकाई, गजवाही इकाई, सैनिक। तो इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा बी, प्रशासनिक इकाई। और ये क्वेश्चन पूछा गया है एमटीएस 2021 के पेपर में। ठीक है, नेक्स्ट है समुद्रगुप्त प्रथम 319 से 350 ईस्वी भारतीय इतिहास के राजाओं में से एक था। कौन? चंद्रगुप्त प्रथम, जिसे गुप्त वंश का प्रथम वास्तविक संस्थापक माना जाता है। वह गुप्त शासक घटोत्कच का पुत्र था। ठीक है, गुप्त शासक के एक शासक वे घटोत्कच, उनका पुत्र चंद्रगुप्त प्रथम। ठीक है, जिसने एक गुप्त संवत 319 ईस्वी में चलाया। उसने महाराज महाराज अधिराज की उपाधि धारण की। ठीक है, और लिच्छवी राज्य की राजकुमारी कुमार देवी के साथ विवाह करके लिच्छियों की सहायता से शक्ति बढ़ाई। ठीक है, तो अब इससे संबंधित क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने लिच्छवी के वंश की लड़की से विवाह किया था? तो अभी हमने देखा चंद्रगुप्त प्रथम ने। किसने? चंद्रगुप्त प्रथम ने। ठीक है, और एमटीएस 2021 के पेपर में पूछा जा चुका है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि शुंग वंश के पतन के बाद सनातन संस्कृति की एकता को फिर से एकजुट करने का श्रेय गुप्त वंश के राजाओं को जाता है। यानी कि सनातन संस्कृति विखंडित हो चुकी थी, तो उसको एकजुट करने का श्रेय किसको जाता है? गुप्त वंश के राजाओं को जाता है। किसके पतन के बाद? शुंग वंश के पतन के बाद। तो गुप्त वंश की वास्तविक स्थापना कब हुई? 319 ईस्वी के लगभग चंद्रगुप्त प्रथम ने की थी और 550 ईस्वी तक यह वंश शासन करता रहा पुराणों के अनुसार। अब आगे हम डैश करेंगे, बट अब हम क्वेश्चन देखेंगे इसी संबंधित कि 319 ईस्वी से 550 ईस्वी के बीच किस राजवंश ने भारत पर शासन किया? मौर्य राजवंश नहीं, होयसला नो, मगध नहीं, गुप्त। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, और एमटीएस 2021 के पेपर में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है कि चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त था। समुद्रगुप्त
गुप्त वंश के चौथे राजा थे एवं उनके साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी। समुद्रगुप्त एक कुशल योद्धा था। इतिहासकार विसेंट स्मिथ ने उसे भारत का नेपोलियन कहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता है, ठीक है। तो भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता है, समुद्रगुप्त को। किसने इसकी उपाधि दी, तो इतिहासकार विसेंट स्मिथ ने, ठीक है। अब हम इससे संबंधित क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी था। चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी, अभी देखिए चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त था। किसने, समुद्रगुप्त। तो यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी था, समुद्रगुप्त था। SSC 2021 GD के पेपर में। नेक्स्ट है गुप्त वंश का पहला शासक जिसने महाअधिराज की मतलब उपाधि धारण की, वह चंद्रगुप्त प्रथम था। वह गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक था। वह प्रथम गुप्त शासक था जिसने स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन कराया। तो चंद्रगुप्त कहाँ गया, गुप्त वंश का पहला शासक जिसने महाराज की उपाधि, वह चंद्रगुप्त प्रथम था। और चंद्रगुप्त प्रथम ने किसके, सोने के सिक्के यानी स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन कराया। इसके ठीक है, इसके आगे के भाग पर दुर्गा की आकृति उत्कीर्ण है। उसने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था, राजा रानी प्रकार विवाह, ठीक है। तो ये हमने पढ़ लिया है। तो गुप्त राजवंश का वह पहला शासक जिसने निम्नलिखित में से कौन सा है जिसने महाराज अधिराज की पदवी धारण की, तो अभी ने पढ़ा चंद्रगुप्त ने, ठीक है। नेक्स्ट है गुप्त शासकों ने हलीवकर या हलदंड नाक का जुर्माना लगाया था, जो हल रखने वाले प्रत्येक कृषक द्वारा भुगतान किया जाने वाला एक हल कर था। आर्थिक उपयोगिता के आधार पर गुप्त काल में निम्नलिखित प्रकार की भूमि थी, ठीक है, 5 प्रकार की। क्षेत्र कृषि करने के योग्य होता था। वास्तुवास यानी निवास लोग जहाँ पर रहते थे। सारा पशुओं के चारा योग्य भूमि, ठीक है, जो भी थी। खिल ऐसी भूमि जो जीतने योग्य नहीं होती थी, उसे खिल कहा जाता था। अप्रहत ऐसी भूमि जो जंगली होती थी, ठीक है। तो अब हम इससे संबंधित क्वेश्चन देखते हैं। गुप्त शासकों ने नाम का जुर्माना लगाया था, किस नाम का, जो हल रखने वाले कृषक द्वारा भुगतान किया जाने वाला एक हल कर था। तो वो कौन सा था, हलीवकर। देखते हैं भैया। तो यहाँ पे अभी हम पढ़ने हैं गुप्त शासकों ने हलीवकर या हल्दंड नाग का जुर्माना लगाया था, जो कि एक हल रखने वाले के लिए था। इसका ऑप्शन सही हो जाएगा हलीवकर, ठीक है। नेक्स्ट है चीनी यात्री सुंग युंग, ठीक है, 518 इसमें भारत आया। उसने अपने 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध ग्रंथों की प्राप्तियां प्राप्त की, ठीक है, ज्ञान प्राप्त किया मतलब बौद्ध ग्रंथ का, ठीक है। और फाहियान हेनसांग तथा इत्सिंग भी चीनी यात्री थे जिन्होंने भारत की यात्रा की। फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में आया था और हेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। किसके, हर्षवर्धन के शासनकाल में, हेनसांग हर्षवर्धन, ठीक है। इत्सिंग क्या है, कौन है, तो इत्सिंग 671 से 693 ईस्वी तक भारत में रहा। यह चीनी बौद्ध यात्री था जो नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययनरत रहा। त्रिपिटकों की 400 प्रतियां अपने साथ लेकर गया, ठीक है। इसके बाद है मालविन लिन, ये 7वीं शताब्दी में भारत आया और इसने हर्षवर्धन की पूर्वी भारत आक्रमण अभियान का वर्णन करता है, ठीक है। इसके बाद है चाऊ जू कुमा, यह 1125 से 1254 ईस्वी तक भारत में रहा और इसने अपनी रचना में रचना में चू फानची में 13वीं शताब्दी के चीनी अरबी व्यापार पर प्रकाश डाला है। तो ये इम्पोर्टेंट नहीं है, बट हाँ ये इत्सिंग और ये जो फाहियान था, फाहियान भारत में आने वाला प्रथम चीनी यात्री था जो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय भारत की यात्रा की और इसने 15 वर्षों तक बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन किया। सुंग युंग ये तो पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन है कि चीनी यात्री सुंग युन भारत कब आया था। चीनी यात्री सुंग युन भारत कब आया था, तो अभी देखो सुंग युन 518 ईस्वी में। तो चीनी यात्री सुंग युन भारत कब आया, 518 ईस्वी में। थैंक यू, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपने थ्योरी के साथ में जो भी क्वेश्चन देखे हैं, तो जो भी हमने थ्योरी बताई है उससे आपके कई सारे क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। और अगर इनसे संबंधित कोई भी क्वेश्चन आएगा तो उम्मीद करता हूँ कि आप उसको सही करेंगे, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपके लिए ऐसी ही हेल्पफुल वीडियो बनाते रहें जो कि आपके एग्जाम को बहुत ज़्यादा टारगेट करें और आपको अच्छे से क्वालिफाई करने में मदद करें, ठीक है। तो मिलेंगे कल की वीडियो में, तब तक के लिए आप जहाँ भी रहें खुश रहें।